जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो कम्युनिटी हेल्थ है आपका सब्जेक्ट बीएमएलएस थर्ड सेमेस्टर का, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने कवर किया था, सिलेबस कवर किया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। ये हमारा इसका पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में रेज हो रही हैं, जनरली देखने को मिल रही हैं हमें। ये एक तरह से कहें तो हमारा कॉमन सिनेरियो है। आप इस पे अपना थिंकिंग दे सकते हैं, अपना थिंकिंग लिख सकते हैं एग्जाम्स में। वैसे ही ये आपका थिंकिंग ही है, कुछ नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है जो आपका हेल्थ प्रॉब्लम है डेवलप कंट्री में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ये अपने आसपास की चीज़ों को भी या डेली रूटीन में जो आप न्यूज़ पे चर्चा देखते हैं उससे रिलेट भी कर सकते हैं इसको। तो इसको बहुत टफ लेके सीरियस लेके नहीं चलना है। ये एक तरह का कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन इशू है या कॉमन नॉलेज है। ये आपको जनरली देखने को मिलता है हर जगह। तो इसको एज ए बिहेवियरल वे में लेके पढ़ना है, ज़्यादा टफ नहीं बनाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी सजेशन है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल में या हेल्थ के ऊपर हमें कमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हेल्दी इंडिविजुअल कब कहलाते हैं। ये मैंने हेल्थ की डिफिनीशन में पिछले वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्दी रहने के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इशूज़ क्या आते हैं कि हम अनहेल्दी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो जो आपका हेल्थ होता है वो आपके लाइफ स्टाइल पे या सोशियो इकोनॉमिक जो आपका कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। और साथ साथ जो आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंडेंट होता है आपके हेल्थ को बनाए रखने में। यानी अगर आप प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। अगर आपके पास एफर्टिव पैसे नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, आपकी किसी से रिलेशंस नहीं अच्छे हैं, उसके रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, टेंशन है, एंजाइटी वगैरह है, तो इस केस में भी आपका हेल्थ इशू आ सकता है, जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ बोल सकते हैं। और साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आप कहीं ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है, पोल्यूशन है, या उसमें पोलन ग्रेन्स काफ़ी हैं एयर में, या जो एयर है उसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे धुएं का पोल्यूशन ज़्यादा है, या आप रोड के किनारे बहुत ज़्यादा रोड पे आप टाइम बिता रहे हैं या रोड से आना जाना ज़्यादा है तो वहाँ पे आप इनहेल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को। ये भी हार्मफुल होता है। इसमें भी बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो कि एयर के थ्रू हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेलुएट करते हैं हेल्थ को। डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है वो डिफरेंट चैलेंज है हेल्थ को रिलेटेड। इसी चैलेंज के बेस पे हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसमें जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, और जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे अपना इंडिया हो गया। तो इंडिया अपना है डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान हो गया, ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम के आधार पे। तो जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें अलग अलग चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ से अलग अलग होते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हमें मेनली जो लाइफ स्टाइल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मान लीजिए लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है एक डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ हमारा डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ का इशू जो है वह है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गया। टीबी पे हमारा एंटी ईपी भी काम कर रहा है।
उस पर गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा है, RNTCP की गाइडलाइंस भी उसको काम कर रही है। दूसरा है हमारा माल न्यूट्रिशन, डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा इशू। माल न्यूट्रिशंस में जैसे कि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ होते हैं, रूरल एरिया होते हैं, वहाँ प्रॉपर हमारा कृषि नहीं हो पाता है, या वहाँ बाढ़ की समस्या है, या बहुत सारे जगह पे सूखा की समस्या है। तो इन सब चीज़ों को मिलाते हुए वहाँ पे प्रॉपर डाइट लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। या कई सारे एरिया यहाँ ऐसे भी होते हैं अपने यहाँ इंडिया में कि जहाँ पे प्रॉपर फूड एक ही तरह का कंटिन्यूसली चलता है, तो उसमें जो मिनरल्स, विटामिन्स और जितने भी कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं फूड में इंक्लूड होने चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो इसके वजह से माल न्यूट्रिशन की समस्या अराइज होती है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ के इशूज़ में इनएडुकेट हेल्थ सर्विसेज, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक और इशू है कि हमारे पास हेल्थ केयर जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, या जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है वो वीक है, या कह सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंट काम नहीं कर पा रहा है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। हमारे पास जो लेटेस्ट मशीनें हैं, जो हाईली सेंसिटिव मशीनें हैं वो नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नहीं है, हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, या प्रॉपर स्टाफ्स की ट्रेनिंग नहीं है। तो ये सब इश्यूज जो हैं वो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो दोनों में सेम रोल प्ले करता है, जैसे डेवलप्ड कंट्री का भी है या डेवलपिंग कंट्रीज़ का है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का दोहन करके, जैसे कॉमन एग्जांपल ले लीजिए पेड़ों की कटाई को लेके, जो डेवलप कर चुके हैं उन्होंने जो भी कोयला है या जो भी कार्बन को इमिट करने वाले एनर्जी फ्यूल्स हैं उनको बहुत से ज़्यादा यूज किया है, इनने बहुत से ज़्यादा स्टार्टिंग में इनने यूज किया है। अब ये आ रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी हमारे कोल पे हो गए डिपेंडेंट, या पेट्रोल पे, डीजल पे डिपेंडेंट है, ये ग्रीन एनर्जी पे कम डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इनका जो कार्बन इमिशन है वो ज़्यादा है। ग्रीनरीज का एक हमारे पास अच्छा स्कोप नहीं है, जैसे बहुत से बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, उनका गार्डन होता है, जंगल होते हैं, वो हमारे पास कम है। डिफॉरेस्टेशन एक वर्ड आता है कि जो वनों का कटाई हो रहा है वो अंधाधुंध तरीके से ह्यूमन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं, डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस दोनों। तो ये हमारा इशू है। जो हमारे आसपास व्हीकल्स हैं वो एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, साथ में वाटर पोल्यूशन के भी, जैसे हम जो नाले का वेस्टेज है उसको डायरेक्ट सी वाटर में या जो भी आपके रिवर्स हैं उसमें डायरेक्टली हम अनट्रीटेड वेस्ट को डाल देते हैं, या जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको डायरेक्ट हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं अनअवेयरनेस के थ्रू। तो ये हमारा ग्रेट इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल कंटामिनेशन, जैसे कि पॉलीथीन का यूज गवर्नमेंट उसको कम प्रमोट करती है, बैन करी है बहुत सारे जगह पे। तो ये हमारा सॉइल कंटामिनेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है पॉलीथीन का, क्योंकि ये हमारा डिग्रेडेबल नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है हमारा लिविंग कंडीशंस, जो हमारा बिहेवियरल है लिविंग का। हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया से मिट्टी की कटाई करके दूसरी तरफ अपना जो रेसिडेंशियल एरिया है उसको ऊंचा करते जाते हैं। तो ये भी एक तरह का इन्वायरमेंट चेंज का, क्लाइमेट चेंज का हमारा रोल प्ले करता है। जैसे अभी हमारे कुछ पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिली, तो ये भी हमारा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों के डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पे नए नए निर्माण कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट का। ये एक तरह से डिजीज का कॉज भी है, और ह्यूमन पे एक तरह से कह सकते हैं तो एपिडेमिक जो है केसेस उसको भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में अराइज करती हैं हेल्थ इश्यूज को, और जो डेवलप्ड कंट्रीज की हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज। यानी मेंटल हेल्थ इशू यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा है, ज़्यादा लोग यहाँ के वर्किंग स्टाइल्स को मेंटली ज़्यादा वर्क करते हैं, फिजिकली कम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है डिजेनरेटिव डिजीजेस, जो हाई लेवल की डिजीजेस हैं,
डिजेनरेटिव डिजीज़, वो यहाँ पे कैंसर्स लाइक डिजीज़ ये देखने को मिलते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स देखने को मिल से जाते हैं। और जो लास्ट और कॉमन कॉज है वो हमारा है एजिंग का प्रॉब्लम। ये डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं हो रहा है। प्रॉपर हमारा जो छोटे छोटे चीज़ें जैसे हैंड वॉशिंग का स्टेप्स हो गया, या हमारा जो अवेयर होते हैं नालियों का निर्माण हो गया, जो म्यूनिसिपल्स जो कचरा ले जाते हैं उसमें हम लोग अवेयर नहीं होते हैं और कचरे को जो भी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। पूरी कम्युनिटी इससे अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन का। ये जैसे कि मैंने बताया था कि माल न्यूट्रिशन बहुत सारे जगहों पे हमें इंडिया में देखने को मिलता है, जिसको कुपोषण बोलते हैं। इसके भी शिकार लोग हो जाते हैं जो पुअर इकोनॉमिक पीपल्स होते हैं, जिनके पास एक ही बंदा होता है जो घर में इनकम का सोर्स होता है, एक बंदा कमाने वाले और उसका पूरा फैमिली खाने वाला। तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज। जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे मैटरनल हेल्थ को लेके जागरूकता नहीं होती है, तो वहाँ पे जच्चा बच्चा का जन्म दर या मृत्यु दर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ वाटर। बहुत सारे एरिया में ऐसे भी होते हैं कि जो पानी हम ड्रिंक करते हैं उसको भी प्रॉपर टेस्टेड नहीं पीते हैं, प्रॉपर आरओ का पानी या फिल्टर्ड पानी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि वाटर का पॉल्यूशन जो है वो आजकल हर जगह पे कॉमन देखने को मिलता है। हमारा प्योर वाटर, अब जो हमारा हैंडपंप से निकला हुआ वाटर स्टार्टिंग फेज में हमें देखने को मिलता था, वो अब नहीं है। गाँव में भी लोग आरओ वाटर प्रेफर करने लगे हैं, तो ये अनसेफ वाटर का फैक्टर देखने को मिलता है। लिमिटेड हेल्थ सर्विसेज। डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक और इशू ये भी है कि हमारा जो हेल्थ रिसोर्स है वो लिमिटेड है, यानी हमारे आसपास जो प्रॉपर स्पेशलिटी की हॉस्पिटल्स होनी चाहिए वो नहीं है, या हॉस्पिटल है तो वहाँ पे प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। तो ये सब हेल्थ सेक्टर के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। जैसे कि आप कोई डिजीज़ हुआ, उसको प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो डिजीज़ जो है वो और बढ़ गई, तो वो हमारा डबल बर्डन डिजीज़ का देखने को मिलता है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जब भी एग्ज़ाम में आप लिखने जाएं तो इसमें एक एक पॉइंट वाइज ऐसे लिखें, जैसे कि मैंने एक एक पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट्स उसमें तीन तीन पॉइंट्स ऐसे करके लिखा है, तो ऐसे अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे आप। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को देख लें, ये हमारा आता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के वो प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि पहले आप एग्ज़ाम में लिखें तो उसको पॉइंट वाइज, जो जैसे मैंने चार्ट पहले बता रखा है वैसे पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट कर लें, फिर एक एक पॉइंट को छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दे दें। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इसमें मेजर हेल्थ इश्यूज इंक्लूड हार्ट की डिजीज़, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो जाते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स के डिपॉजिट हो जाते हैं हार्ट के वाल्स में, और जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कॉज कर देता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है। बीपी का इरेगुलर होना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक और कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल जितने भी डिजीज़ हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स। वहाँ की लाइफ स्टाइल कुछ अलग होती है, जैसे ओबेसिटी। लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। स्मोकिंग उनके लाइफ स्टाइल में है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एब्यूज़, लोग ड्रग्स ज़्यादा लेना प्रेफर कर लेते हैं। उसके बाद से फिजिकल इनएक्टिव, यानी उनके पास काम का बर्डन इतना है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा इत्यादि करने में या फिजिकल जो भी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से भी उनका हेल्थ इशू देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इशूज़। इसमें स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, एंजाइटी या अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। तो ऐसे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। डिजेनरेटिव डिजीज़ में जैसे आर्थराइटिस, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे काम करना है, तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स का, कुछ क्रिस्टल्स का डिपॉजिट होने लगता है, ये आर्थराइटिस को कॉज करता है। इसी का एक पार्ट और भी है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाती है। एल्जाइमर्स डिजीज़ होने लगता है। ये हमारा डेवलप्ड कंट्री का मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं।
ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, यहाँ पे जैसे डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी हैं, वर्क प्लेसेस इतने सारे हैं, वहाँ पे बैन्स भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन भी करते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन हो सकता है, या वर्क प्लेस का, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा वर्क प्लेस होगा, ज़्यादा एसी चलेंगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, ये भी एक तरह का इन्वायरमेंटल हजार्ड कॉज कर सकता है। रेडिएशंस का भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है हजार्ड्स के रूप में। नेक्स्ट है हमारा एजिंग प्रॉब्लम। ये क्यों होता है? कुछ जेरियाट्रिक केयर्स होते हैं या क्रॉनिक डिजीज होते हैं, इनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से एजिंग का प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हेल्थ के क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये हम अपने आसपास की चीज़ों को देख के, अपने इंडिया की चीज़ों को देख के हम प्रॉपरली लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो भी सराउंडिंग एरिया है उसी से रिलेटेड है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे जो हमारे आसपास फैल रहे हैं डिजीज़, जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, HIV एड्स वगैरह हो गए, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया, ये सब हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहे हैं। तो ये हमारे मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। दूसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे गांव के लोग ऐसे भी होते हैं जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करते हैं, होम डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जो मदर या इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। जैसे HDN के केस हो तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा प्रॉपर, अगर ब्लीडिंग है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो मदर की डेथ हो सकती है, या प्रॉपर डिलीवर नहीं हुआ तो बच्चे की भी डेथ हो सकती है। तो ये हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इशू देखने को मिलता है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है हमारा माल न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या होता है माल न्यूट्रिशन में, जैसे कि मैंने बता रखा था कि क्या होता है कि डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, और डाइट के कुछ फैक्टर्स जैसे विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया, इसकी डिफिशियंसी हमारे बॉडी में अगर होती है लंबे टाइम तक, तो ये क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज कर सकता है, या आयोडीन की कमी हो रही है तो ग्वाइटर कॉज कर सकता है। ऐसे ही विटामिन ए की डिफिशियंसी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होता है माल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन, यानी हम प्रॉपर अनसेफ वाटर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो किडनी स्टोन हो गया, या इन्फेक्शंस जैसे कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो वाटर के थ्रू होने वाले सिस्ट का इन्फेक्शन होता है या वोवा का इन्फेक्शन होता है, वो भी हमें किडनी में फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला टाइफी वो भी डर्टी वाटर में मिल सकता है। तो ये हमारे जो भी पुअर सैनिटेशन या अनसेफ वाटर के थ्रू होने वाले डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड हेल्थ सर्विसेज। ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है। लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग के लिए प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं है। तो ये हमारा डेवलपिंग कंट्रीज का एक इशू है, जिसमें डॉक्टर की बात करें या हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या हम बात करें कि क्रिटिकल केयर में हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स जो हैं, PSC जो है, उनके पास प्रॉपर डॉक्टर नहीं है जो कि PSC को प्रॉपर चला सके, या उसमें डॉक्टर बैठते हैं 2 घंटे के लिए बैठते हैं, वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने क्लिनिक्स में टाइम देते हैं। तो ये सब इश्यूज हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डबल बर्डन ऑफ डिजीज। डबल बर्डन ऑफ डिजीज का मतलब ये है, जैसे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है, वो क्या होता है कि कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इन सब से अगर अराइज हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आपको कहीं एक्सीडेंटल केस हो गया या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, वो इन्फेक्शन आपको दोगुनी रफ्तार से काम करेगा, डबल तेजी से काम करेगा। तो इसका अगर आप प्रॉपर डायबिटीज़ का क्योर कर रहे हैं तो वो हील जल्दी हो जाएगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर पे बर्डन कम पड़ेगा। इसके वजह से क्रिटिकल केयर में क्या होगा कि हमें जल्दी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, सारे केस हमारे क्रिटिकल की तरफ नहीं डाइवर्ट होंगे।
तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट और हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। यानी जितना हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा उतना हमारा ह्यूमन हेल्दी रहेगा। इसमें जैसे कि एक बहुत अच्छी पॉइंट लिखी है, द इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन हेल्थ, मेनी डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। यानी जो भी इन्वायरमेंट का फैक्टर है उससे हमारा हेल्थ सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे एक एक करके हम बात करते हैं। पहला एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो हम आजकल सुनते हैं कि दिल्ली की एक्यूआई सबसे खराब है, सबसे गंदी हवा दिल्ली की है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, कार्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या है जो धुआं निकल रहा है, एयर का पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से हमारे पास बहुत सारे डिजीज जैसे अस्थमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकोनेफ्राइटिस हो गया, ये सब बहुत सारे तरह के डिजीज देखने को मिलते हैं एयर पॉपुलेशन के थ्रू, जो हमारा लंग्स को इफेक्ट करते हैं, एयर पैसेज को खराब कर देते हैं। ये सब एयरबॉर्न डिजीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि वाटर पॉल्यूशन है। पानी को हम जितना ही सेफली हैंडल कर सकते हैं, जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज या नालियों का जो कचरा होता है वो डायरेक्टली देखा जाता है कि नदियों में जाके मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये सब पूरा पोल्यूट कर देते हैं हमारे रिवर वाटर्स को। तो ये क्या करता है, जैसे ही वो रिवर का वाटर कोई एनिमल कंज्यूम करता है या कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूम करता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो उसके थ्रू वो किसी और को ट्रांसफ़र करेगा, अपने बीट के थ्रू या अपने जो भी वेस्ट निकाल रहा है उसके थ्रू वो अदर चीज़ों को पास करेगा। तो इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब होगा। या मान लीजिए ह्यूमन ही वाटर को इंटेक कर रहा है तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वो हमको इन्फेक्ट करेगा। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका को देख लें तो वो हमारे लिए इन्फेक्टिव हो सकता है। सैल्मोनेला टाइफी होता है, ये भी कॉज कर सकता है गंदे वाटर के थ्रू। तो वाटर पॉपुलेशन हमारे हेल्थ से सीधे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सॉइल पॉपुलेशन। जैसे खुले में शौच को अभी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, हर घर शौचालय की जो गवर्नमेंट की नीति है वो यहाँ पे काफ़ी काम करी है। तो इसमें क्या है कि लोग खुले में शौच करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो वो स्टूल के थ्रू अपने जो भी लार्वा है या ओवा या सिस्ट है वो पास करता है और ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं या सॉइल में अनडिस्ट्रॉयड फॉर्म में रह जाते हैं। और जैसे ही कोई दूसरा पर्सन उसी सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसके थ्रू हमारा जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। तो सॉइल का पॉपुलेशन भी काफ़ी रोल प्ले करता है हेल्थ को। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड सैनिटेशन। प्रॉपर जो हमारा हाउसिंग है या हाउस का जो भी वेस्ट निकल रहा है, जैसे कहा जाता है कि गीला कचरा हमें अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है, उसको अलग अलग डस्टबिन में डालना है। तो ये हमें प्रॉपर फॉलो करना होता है हाउसिंग और सैनिटेशन में। हमें अपने घर की साफ़ सफाई को ध्यान रखना है। जो भी हम वेस्ट निकाल रहे हैं उसको वेस्ट को हम सेग्रीगेट तौर पे निकालें, वेस्ट को यहीं ऐसे कहीं नहीं फेंके, उसको प्रॉपर जो नगर पालिका के गाइडलाइंस होते हैं नगर पालिका वाले ले को दे दें। ये हमारा हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉपर रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज का भी जैसे आप लोग देखते होंगे कि क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, जुकाम हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट। ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट यानी जो हम बिहेवियरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं वो हमारा ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट में आता है। नेक्स्ट इसको आपको धीरे धीरे करके दो लाइन में इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए डिफाइन करते हुए बढ़ जाना है। इसमें पहला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जैसे बताया था अस्थमा कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब कॉज कर सकता है। इसका सोर्स क्या होता है, क्यों एयर पॉल्यूशन होता है? तो इसमें इंडस्ट्रियल इमिशंस यानी इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकलता है
व्हीकल से जो धुआं निकलता है, सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स जो भी एयर में फैले होते हैं वो कॉज कर सकते हैं एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। ये क्या करता है, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां कॉज कर सकता है वाटर पोल्यूशन। ये कहाँ से वाटर पोल्यूट होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन का और भी कॉजेस होते हैं, सीवेज, केमिकल वेस्ट, जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं वो केमिकल अपना अगर अनट्रीटेड फॉर्म में डायरेक्ट नदियों में बहा दे रही हैं तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। या आप अगर कोई भी कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं पानी को, तो आप भी वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। इसको भी 2 लाइन में डिफाइन करना है आपको, जैसे इसका कॉज क्या है और ये सोर्स क्या है इसका सॉइल पोल्यूशन का। ये कर सकता है मेटल टॉक्सिसिटी, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। जैसे मैंने बता रखा है, मेटल टॉक्सिसिटी का मतलब ये है जैसे आपके सॉइल में फेरस का फॉर्म ज़्यादा है, जिंक का फॉर्म ज़्यादा है, तो वो जो भी आपका पौधा उगेगा, जो भी आपका फसल आएगा, तो उसमें ये मेटल्स ज़्यादा मात्रा में होंगे या आयरन ज़्यादा मात्रा में होंगे, वो हम डाइट में ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो वो हमको मेटल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। जैसे जो भी एग्रीकल्चरल किसान होते हैं जो सब्जियों की खेती खास करके करते हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भरपूर धड़ल्ले से यूज होता है। वो क्या होता है कि जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिस को तो मार देते हैं वो, लेकिन जो भी केमिकल हम यूज किए रहते हैं वो हमारे फूड के थ्रू इनटेक हो जाता है बहुत से हायर क्वांटिटी में। ये हमारा पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का या फूड पॉइजनिंग का ग्रेट सोर्स होता है। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, यानी खेतों में हम उर्वरक ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कोई इंडस्ट्री लगी है वो आसपास के जो भी कृषि वाली भूमि है उसमें अपना वेस्ट सीधे ड्रॉप कर दिया, बहा दिया उसमें, या इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है, तो सॉइल कंटेमिनेशन हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड सैनिटेशन। जैसे ये आपका हाउसिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, आपने वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो ये सब हाउसिंग और सैनिटेशन में आता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज। इसमें जैसे हीट वेव्स आते हैं, गर्मियों के दिनों में आपको लू देखने को मिलता है, या फ्लड्स होते हैं, बाढ़ के एरिया में मलेरिया से ज़्यादा लोग पीड़ित हो जाते हैं, ड्राउट से या सूखा पड़ गया तो उस केस में भी कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग बीमार पड़ने लगते हैं। हैंगिंग वेक्टर्स, चेंजिंग वेक्टर्स सॉरी, यानी जैसे कि कोई वेक्टर है, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो अलग अलग तरह के पक्षियां हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, तो वो वेक्टर्स होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, वो भी बहुत से तरह के डिजीज अपने पास अपने साथ में ले आते हैं, वो भी आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ये क्या होता है, ये इससे क्या हमें देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जैसे फ्लड या ड्रॉट होगा, फसलें नहीं उगेंगी तो माल न्यूट्रिशन होगा। वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे फ्लड है, वहाँ पीने की पानी नहीं है, लोग बाढ़ का पानी ही प्यूरिफाई करके पी रहे हैं, नॉर्मली उबाल के लोग पी रहे हैं, तो वो हमारा वाटर बॉर्न डिजीज को कॉज करता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे कोई भी पक्षी उड़ के आ रहा है किसी अदर क्लाइमेट से, वहाँ से कुछ अपने पास पैरासाइट ले आया या कोई बैक्टीरिया ले आया, कोई वायरस ले आया, तो वो जहाँ पे आया वो वेक्टर बॉर्न डिजीज में हेल्प करेगा या उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जैसे डायरेक्टली आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी केमिकल से एक्सपोजर हो गया, रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया, या कोई डस्ट से भरा हुआ कंटेनर आप में आ गया, तो वो क्या होगा कि डायरेक्टली आपके अंदर चला जाएगा और वो हमारा डायरेक्ट पोल्यूशन के तौर पे हमें डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ये क्या कर सकता है, ये क्रॉनिक इलनेस कॉज कर सकता है, या आपके क्रॉनिक ऑर्गन फेल्योर भी कर सकता है, या आपका एक्यूट ऑर्गन फेल्योर भी देखने को मिल सकता है इसमें। जैसे डायरेक्ट किसी केमिकल का एक्सपोजर हुआ तो बर्न भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, इरिटेशन वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करने हैं अपने एग्जाम्स में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।